आइए, गंगा नदी के बाद अब हम ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे। ठीक है, गंगा नदी हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम अब ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र और सिंधु को मैंने क्यों एक साथ पढ़ाना के लिए सोचा, क्योंकि दोनों का उद्गम स्रोत एक जगह से ही होता है, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ के खत्म कर लेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का हम सुंदरवन डेल्टा का भी क्या कर देंगे, निर्माण करा देंगे। समझ में आएगा? तो आइए पहली चीजें पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। किसके पढ़ेंगे? सिंधु नदी के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है। सॉरी, पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, पहले सिंधु नहीं पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या है ब्रह्मपुत्र नदी, कहां से निकलती है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो अपने कॉपी पर हेडिंग डाल लेना ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में और बेहतर तरीके से पढ़ने की कोशिश करिएगा, तभी मजा आ पाएगा। ठीक है, आइए ब्रह्मपुत्र नदी का फिगर हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है क्योंकि बड़ा पेचीदा है। इसकी सहायक नदियों को अगर बना दे तो शायद आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने पहले से इसको बना दिया है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये पूरा चाइना वाला एरिया है और ये हिस्सा हमारा तिब्बत क्षेत्र कहलाता है। ये पूरा ऊपर वाला एरिया क्या है? चाइना है और ये नीचे वाला क्षेत्र क्या है? हमारा तिब्बत एरिया है। तो इसी तिब्बत में एक झील स्थित है, उस झील का नाम होता है मान सरोवर। क्या होता है? मान सरोवर झील होता है। क्या होता है? मान सरोवर झील होता है। इसी मान सरोवर झील से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है। हमने बताया था उस दिन हिमालय की गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये क्या है? पूर्ववर्ती नदियां। ऐसी नदियां जो हिमालय को काटकर अपने पुराने मार्ग पर प्रवाहित हो रही हैं, ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी एक पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है जो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर तिब्बत में प्रवाहित होती है। ठीक है, लेकिन हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन इस नदी को तिब्बत में किसी और नाम से जानते हैं। इसको तिब्बत में हम सांगपो के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर हम इस नदी को बोलते हैं सांगपो नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सांगपो नदी बोलते हैं। और सांगपो नदी हम कहां पर बोलते हैं? तो इसको हम तिब्बत में बोलते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर सांगपो कहा क्यों जाता है। सांगपो तिब्बत की मुख्य नदी है, हमारी सांगपो नदी मुख्य नदी है। सांगपो का मतलब होता है शुद्ध करने वाली नदी या एक पवित्र नदी। इसीलिए तिब्बती भाषा में हम यहाँ पर तिब्बत में जो नदी प्रवाहित होती है उसको ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि हम सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। तो अगर इस आधार पर देखा जाए तब तो मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नहीं बल्कि मानसरोवर झील के तिब्बत के मानसरोवर झील से सांगपो नदी का उद्गम होता है। क्या होता है? सांगपो। बहुत ध्यान से समझना, सांगपो नदी का उद्गम होता है और सांगपो नदी इस मूवमेंट पर बह रही है। ये कौन सा भारत का कौन सा दिशा कहलाता है? पूर्व दिशा कहलाता है। कौन सा दिशा होता है? पूर्व दिशा होता है। तो यह पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। किधर हो रही है? यह पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए, पूर्व दिशा की ओर क्या कहते हैं? पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए जैसे ही आगे बढ़ती है, यहीं पर इसको एक पर्वत मिलता है। ये देखिए रेड कलर से पर्वत है। इस पर्वत को हम बोलते हैं नामचा बरवा। क्या बोलते हैं? नामचा बरवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नामचा बरवा बोलते हैं। जो नामचा बरवा है, नामचा बरवा का विस्तार तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर है। कहां पर है नामचा बरवा का विस्तार? अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है। इसका अधिकांश हिस्सा बहुत किताबों में नामचा बरवा का जो विस्तार है वो अरुणाचल प्रदेश देता है, पर गलत है। अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा का मुख्य रूप से अगर विस्तार देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की सीमा पर है। जब यहाँ पर सांगपो नदी आती है तो सांगपो नदी इस नामचा बरवा से तीखा मोड़ लेती है, यूटर्न ले लेती है। क्या करती है? यूटर्न लेती है और इसी नामचा बरवा पहाड़ी से टकराकर तीखी मोड़ लेते हुए एक दर्रे के द्वारा, दर्रा क्या होता है? दर्रा, एक दर्रे के द्वारा, इस दर्रे का नाम होता है, जानते हैं क्या होता है? यांग याप। क्या होता है भैया? यांग याप दर्रा होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या होता है? यांग याप दर्रा होता है।
अब याग्याप दर्रा क्या होता है? तो याग्याप दर्रा जो है वो सांगपो नदी का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार कहने का मतलब ये होता है कि इसी दर्रे के द्वारा नदी क्या करती है? सांगपो नदी भारत के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में प्रवेश करती है। तो दर्रा उसे कहा जाता है कि जो नदी पहाड़ी क्षेत्रों को काटकर स्वयं खुद एक सुगम मार्ग का क्या करती हो? निर्माण करती हो, उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहा जाता है। तो हमारी सांगपो नदी नामचा दर्रा से तीखा मोड़ लेते हुए क्या करते हुए? तीखी मोड़ लेते हुए याग्याप दर्रे के द्वारा अरुणाचल प्रदेश राज्य में क्या करती है? प्रवेश करती है। क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश, देखो क्या होती है, यहां से यह एंटर कर गई तो कहां एंटर की? अरुणाचल प्रदेश राज्य में एंटर करती है। क्या करती है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में एंटर करती है। जैसे ही सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जैसे ही क्षेत्र में प्रवेश करती है, इस नदी का नाम बदल जाता है। क्या होता है? इसको मिटा देते हैं, इसको हम ब्लैक से लिख दें ताकि रेड से सिर्फ नदी का नाम ही रहे। यहां पर यांग या दर्रा ऐसा क्लियर रहेगा, ठीक है। जैसे ही हमारी सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य में क्या करती है? प्रवेश करती है, इसका नाम बदल जाता है और तब इसका नाम जानते हैं क्या होता है? अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को हम इसको बोलते हैं दिहांग नदी। क्या बोलते हैं? दिहांग नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? दिहांग नदी बोला जाता है। यानी ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसी नदी को दिहांग नदी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यह दिहांग एक नदी भी है और इन क्षेत्रों में जनजातियां भी रहती हैं दिहांग, तो इसलिए इसको दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहा जाना जाता है इसको? तो यहाँ पर लिखते हैं एपी, अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? दिहांग नदी के नाम से बोलते हैं। यह नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवाहित होते हुए, बहुत ध्यान से लिखिएगा, यह नदी अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवाहित होते हुए ये असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पहुंचती है। क्या पहुंचती है? अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर पहुंचती है। ठीक है, यह नदी दिहांग नदी यह बहते हुए अरुणाचल प्रदेश और असम की क्या करती है? एकदम सीमा पर पहुंचती है। जब यह सीमा पर पहुंचती है तो इसी सीमा पर या इसमें दो नदियां, दिहांग में दो नदियां आकर मिलती हैं। कितनी नदियां आकर मिलती हैं? दो नदियां आकर क्या करती हैं? मिल जाती हैं। जैसे कि एक नदी को अगर हम लें तो इस नदी को हम बोलते हैं लोहित नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहित बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, क्या बोलते हैं? लोहित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोहित नदियां। ध्यान समझो एकदम, लोहित नदियां। लोहित के बाद जो अलग अगली नदी इसमें मिलती है उस नदी का नाम होता है दिबांग नदी। क्या होता है? दिबांग, ये होता है दिबांग नदी। तो जैसे ही दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर पहुंचती है और पहुंचने पर जैसे ही इस दिहांग नदी में दिबांग और लोहित दोनों नदियां मिलती हैं किस? दिहांग नदी से, तो इनके मिलने के बाद भाई दिहांग पहुंची अरुणाचल प्रदेश असम की सीमा पर, तो वहां पर हमारी दिबांग नदी को मिली और लोहित नदी उससे मिली, और जैसे ही मिलने के बाद जो मुख्य धारा जो असम में प्रवाहित होती है, लेकिन लोहित और दिबांग अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा पर मिलते हैं, और जैसे ही लोहित और दिबांग दिहांग में नदी में मिल जाते हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में ही इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिख रहे हैं हम पॉइंट करके, क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश में ही इसको क्या बोलते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। तो ध्यान से समझ लीजिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। बहुत लोग ये जानते हैं कि जब नदी असम में आती है, सामान्य किताबों में ये लिखा है कि सांगपो नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, लेकिन नहीं, एनसीईआरटी के आधार पर पढ़ेंगे आप तो याद रखिएगा कि दिहांग भी हम अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं और ब्रह्मपुत्र नदी भी हम क्या करते हैं? अरुणाचल प्रदेश में ही बोलते हैं। लेकिन तब जब अरुणाचल प्रदेश में और असम की सीमा पर दिहांग नदी पहुंचती है और पहुंचने के बाद उसमें दिबांग और लोहित, क्या दिबांग और लोहित नदियां जैसे मिलती हैं दिहांग नदी में, इन तीनों की मुख्य धारा जो आगे अरुणाचल
प्रदेश में बढ़ती है उसको हम ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और फिर यह नदी अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से क्या करती है, प्रवेश कर जाती है असम घाटी में, असम की घाटियों में। दरअसल यह नदी बहुत लंबी दूरी तय कर आती है, करीब 2900 किलोमीटर की यह नदी, कितनी 2900 किलोमीटर की नदी है, लंबी दूरी तय कर आती है। तो यह बहुत बड़ी मात्रा में मालवाओं का जमाव करती है। क्या करती है, मालवाओं का जमाव करती है अपने ठीक नदी, यह नदी अपने बीचों बीच मालवा का जमाव करती है और एक बहुत बड़े द्वीप का निर्माण करती है। क्या करती है, एक बहुत बड़े द्वीप का निर्माण करती है। और उस द्वीप का, असम की घाटी में ही है, उस द्वीप का नाम होता है मांजुली द्वीप। क्या होता है भैया, मांजुली, ध्यान से समझ लो, मांजुली द्वीप होता है। यह भारत की सबसे बड़ी नदीकृत द्वीप है। यह भारत की क्या है, सबसे बड़ी नदीकृत, नदीकृत का मतलब होता है कि नदियों के द्वारा निर्मित द्वीप। कौन सी सबसे बड़ी भारत की है, वो मांजुली द्वीप है, जिसे भारत सरकार के द्वारा इसे 35वां द्वीपीय जिला घोषित किया गया। क्या किया गया, इसको 35वां द्वीपीय जिला घोषित किया गया है। और एक बात और हम बता देते हैं कि मांजुली द्वीप का अस्तित्व खतरे में है क्योंकि मानव का हस्तक्षेप इस द्वीप पर ज्यादा होने लगा है। तो इसकी यह एक तरफ, यह मांजुली द्वीप खतरों से भी क्या कर रहा है, मंडरा रहा है। ठीक है, तो जब अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से असम की घाटी में प्रवेश करती है तो यह एक बहुत बड़े नदीकृत द्वीप मांजुली द्वीप का क्या करती है, निर्माण करती है। क्या करती है, निर्माण करती है। फिर यह नदी आराम से असम में आती है। क्या करती है, यह असम में बहती चलती है, यह असम में बहती चली। तो क्या होता है, यहाँ पर देखो आपको पढ़ाया था हमने एक पहाड़ी, यहाँ पर था गारो पहाड़ी, याद होगा मेघालय में हमने एक पहाड़ी पढ़ाया था, इसका नाम क्या था, गारो पहाड़ी। हर एक चीज को बारीकी से देखो, समझ में बहुत शानदार आएगा। इसका नाम क्या हमने पढ़ाया था, गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी। जैसे कि यहाँ पर आपको बताया गया कि नामचा पर्वे के द्वारा क्या है, जैसा कि आपको यहाँ पर बताया गया कि नामचा पर्वा के द्वारा सारकू नदी एंटर करती है, ठीक उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी को जब बांग्लादेश में प्रवेश करना होता है तो वह गारो पहाड़ी से तीखी मोड़ लेती है। या अगर हम स्थान की बात कर ले, किसकी बात कर ले, स्थान की बात कर ले यहाँ पर, तो एक स्थान होता है, उसको नोट कर लेना अपनी कॉपी पर। उस स्थान का नाम होता है गोलपारा। क्या होता है, गोलपारा नामक स्थान से क्या करती है, गोलपारा नामक स्थान से यह जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम बदलकर इसका नाम क्या पड़ जाता है, इसका नाम जमुना पड़ जाता है। क्या पड़ता है, जमुना। यानी जमुना कहां पर किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में क्या बोलते हैं, बांग्लादेश में इसे क्या बोलते हैं, जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, बहुत समझ में आ गया अच्छे से। क्या क्या चीजें हमने बताया आपको, हर एक चीज को बारीकी से समझना, दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा। सीधे सीधे सामको को ले आओ, नामचा पर्वा यानी आप दर्रे के द्वारा प्रवेश कराओ, तो इसको दिहांग नदी बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। जब यही दिहांग नदी अरुणाचल प्रदेश असम की सीमा पर आती है, इसमें मुख्य रूप से दो नदियां मिलती हैं, दिबांग और लोहित। जैसे मिलती हैं इसका नाम ब्रह्मपुत्र होता है और इसको अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाने लगता है। और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से ही यह असम में प्रवेश करती है। तो ये बहुत बड़े नदीकृत द्वीप मांजुली द्वीप का निर्माण करती है, जिसे भारत सरकार के द्वारा 35वां द्वीपीय जिला भी घोषित किया गया है। फिर यह नदी असम की घाटियों में प्रवाहित होते हुए पहाड़ी दे तो गारो पहाड़ी से तीखा मोड़ लेते हुए या गोलपारा नाम स्थल से यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। समझ आ गया। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल अगर लंबाई की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 2900 किलोमीटर होती है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई होती है। समझ में आ गया। इतने का स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आपको ये बताते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। इतनी पर स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कॉपी पर आप बना सको। ले लो, ले लीजिए अच्छे से। ले लिए, चलिए अब आ जाओ सहायक नदी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करें, सहायक नदी के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर इसके इधर से हमने बताया था कि ऐसे नदी जाएगी तो ये दायां है बायां, तो ये ऐसे आ रही है, तो इधर से देखा जाए, इसमें दायां बायां पूछता नहीं है, ये देखा जाए तो इनमें पहले अगर सबसे नदी देखा जाए तो ये हमारी आती है सुबनसिरी आती है। क्या होती है,
सुबनसिरी, लिख देते हैं आराम से, सुबनसिरी क्या होती है भैया? सुबनसिरी होती है। क्या होती है? सुबनसिरी होती है। दिख नहीं रहा होगा? खैर समझिएगा, नोट्स आप लोगों के पास होगा, इसकी मैपिंग भी आप लोगों के पास होगी, तो चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। पहला क्या हो गया? हमारी सुबनसिरी हो गया। सुबनसिरी के बाद आता है कामेंग। क्या आता है? कामेंग आता है। इसको कहते हैं कामेंग। कामेंग के बाद जो अगला आता है मानस। मानस के बाद जो अगला आता है संकोच, और संकोच के बाद जो अगला आता है उसे तीस्ता बोलते हैं। यानी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वहां पर यहां पर लिख देते हैं। सबसे पहले अगर हमने बताया यहां पर, तो वो होता है सुबनसिरी। सुबनसिरी होती है। कौन सा होता है? सुबनसिरी होता है। सुबनसिरी के बाद होता है कामेंग। क्या होता है? कामेंग होता है। कामेंग के बाद होता है मानस। मानस के बाद होता है संकोच। क्या होता है? संकोच। और संकोच के बाद होता है तीस्ता। क्या होता है? तीस्ता। ये मुख्य नदियां आकर क्या करती है? हमारी असम की घाटियों में ब्रह्मपुत्र नदी से आकर मिल जाती है। लेकिन एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, देखो सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच ये सभी इन्हीं क्षेत्रों से निकल रही हैं। भले किसी दूसरे देश से निकल रही हैं, लेकिन आकर सभी भारतीय राज्यों में आकर मिल रही हैं। लेकिन एकमात्र तीस्ता नदी एक ऐसी नदी है जो सिक्किम वाले क्षेत्र से निकलती है और बांग्लादेश में आकर जमुना से मिलती है। ये नदी तीस्ता नदी क्या करती है? पश्चिम सिक्किम वाले क्षेत्र से निकलती है, लेकिन यह बांग्लादेश में जाकर जमुना नदी से क्या करती है? मिल जाती है। तो पूछा जाए कि ब्रह्मपुत्र की ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो बांग्लादेश में जाकर जमुना नदी से मिलती है, तो वो हमारी नदी कौन सी कहलाती है? तीस्ता नदी कहलाती है। क्या कहलाती है? तीस्ता नदी कहलाती है। इसको सबको ब्रैकेट में बंद कर दो, जो नाम हमने बताया है, ताकि आपको बहुत बेहतर तरीके से क्या रहेगा? याद रहेगा। ठीक है, एकदम बहुत आराम से पढ़ो सब लोग। इस बार एग्जाम 2019 में जो भी एग्जाम्स होंगे, उन सभी एग्जामों को क्या करना है? क्वालिफाई करना है। क्या करना भैया? क्वालिफाई करना है। ये समझ में आ गया? अब देखो एक कुछ और भी नदी है, जैसे यहां पर दिख रहा है, तो इस नदी का नाम होता है धनश्री। क्या होता है? इस नदी का नाम होता है धनश्री होता है। क्या होता है भैया? धनश्री होता है। कौन कौन सी नदियां होती हैं जरा बताओ तो। पहला बताओ तो, सुबनसिरी हो गया, कामेंग हो गया, मानस हो गया, संकोच हो गया, तीस्ता हो गया और धनश्री हो गया। क्या हो गया? और धनश्री हो गया। ये सभी मुख्य रूप से किसकी सहायक नदियां होती हैं? हमारे ब्रह्मपुत्र की होती है। इनके अलावा और भी कुछ नदियां हैं, जैसे पगलादिया। क्या होते हैं? पगलादिया, पुथीमारी, ये इसकी क्या है? ये इन सब की मुख्य सहायक नदियां हैं। क्या है? कौन कौन सी है? पगलादिया, पुथीमारी, इसके अलावा अन्य भी इसकी क्या है? दो मुख्य सहायक नदियां हैं। लेकिन लगभग के एग्जाम में देखा जाए तो इन्हीं नदियों के बारे में आपसे पूछा गया है। क्या किया गया है? इन्हीं नदियों के बारे में आपसे विशेष रूप से पूछा गया है। तो ये हमारा क्या है? पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र नदी रहा। समझ में आया? बहुत इत्मीनान से, बहुत अच्छे तरीके से समझो, एकदम मजा आएगा पढ़ने में। आपको हर एक एक चीज में क्लियर करा दूंगा। दोबारा आपके दिमाग से नदी क्या कभी भूलेगा ही नहीं दिमाग। ठीक है, आइए आगे अब हम शुरू करते हैं सिंधु नदी के बारे में। इसको मिलाते हैं। किसके बारे में शुरू करते हैं? सिंधु नदी के बारे में शुरू करते हैं। और सिंधु नदी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे पहले आप इसको बेहतर तरीके से देख ले, समझ ले और स्क्रीनशॉट ले ले। तब तक मैं हट जाता हूं 5 सेकंड के लिए, लेकिन तुरंत करिएगा, जल्दी से जल्दी करिएगा, लेट ना हो। जितनी जल्दी होगी उतने ज्यादा ही आपके लिए क्या बेहतर होगा। हो गया? ले लिए? चलिए, ये हमारी होगी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। अब जो हम पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे सिंधु नदी के बारे में। तो अगली हेडिंग डाल के लिखिएगा सिंधु नदी। चलिए, क्या लिखेंगे? सिंधु नदी। कर लिए? और ध्यान समझना,
कुछ फिगर बना रहे हैं, आप चाहो तो बना सकते हो अपनी कॉपी पर, कोई टेंशन की बात नहीं है। बहुत इत्मीनान से और बहुत अच्छे से हम लोग एक एक चीज को समझेंगे। ये मैटर नहीं करता कि वीडियो कितने घंटे की बनी है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम कितना समझ पाए हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आराम से एकदम पढ़िए, मजा आएगा पढ़ने में आपको। चलिए, हो गया। आपको पता होगा कि हमने एक चीज यहां पर बताया था, ये वाला जो हमारा हिस्सा है, ये हमारा ये लद्दाख कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? लद्दाख कहलाता है। और ये वाला जो हमारा हिस्सा दिख रहा है रेड वाला, ये हमारा जास्कर कहलाता है। क्या कहलाता है? जास्कर कहलाता है। ठीक है, जास्कर कहलाता है। ये जो देख लो, इसको दमचौक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दमचौक, या कह ले चांदला दर्रा कह ले। ठीक है, दमचौक हो गया या फिर ये चांगला दर्रा हो गया। यहां पर आ जाओ, बनाते रहो फिगर। अगर बना पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर ना भी बना पाओ तो इसका जो नाम है दर्गिस्तान दर्रा। क्या होता है? दर्गिस्तान दर्रा। ये जो हमारा होता है, इसको हम बोलते हैं, छोटा सा लिख देते हैं, नंगा पर्वत। क्या होता है? नंगा पर्वत होता है। दिख रहा है ना कैमरे पे अच्छे से आप लोग को? वेरी गुड, बहुत अच्छा दिख रहा है। चलिए ठीक है, तो सिंधु नदी के बारे में जानेंगे। जितने लोग भी देख रहे हो आप लोग इस लेक्चर को, बताना फीडबैक कि कैसा रहा ये इस तरीके की नदियों को अनुभव से पढ़ना। मुझे लगता है कि ये आपको एक नया तौर तरीका मिला होगा पढ़ने की, बहुत मजा आएगा पढ़ के आप लोगों को हर एक चीज को। आइए शुरू करते हैं। तो सिंधु नदी के बारे में हम जानेंगे। तो सिंधु नदी का भी उद्गम हमारे भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है, लेकिन वो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करती है और प्रवाहित होती है और फिर दूसरे देश में एंटर कर जाती है। दरअसल बहती हमारे देश में है, इसलिए उसको पढ़ना क्या है? इंपॉर्टेंट है। आइए, इसी मानसरोवर झील से हमारी कौन सी सिंधु नदी का उद्गम होता है। और सिंधु नदी निकलकर यह उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए यह पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। क्या करती है? पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। और यह अगर स्थान के नाम पर लेंगे तो हम दमचौक बोलेंगे, स्थान बोलेंगे तो दमचौक, दर्रा बोलेंगे तो चांगला। सिंधु नदी ये कौन सी नदी है अभी आगे बताते हैं। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर उत्तर की ओर बहते हुए कहां मुड़ जाती है? पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और दमचौक के द्वारा भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में क्या करती है? प्रवेश करती है। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है और यह नदी प्रवेश करके लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होते हुए यह क्या करती है? नंगा पर्वत से तीखा मोड़ लेते हुए दर्गिस्तान दर्रे के द्वारा हमारा पाकिस्तान में क्या करती है? एंटर कर जाती है। क्या करती है? पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। पाकिस्तान में आपको पता होगा कि कुछ क्षेत्रों में, इन वाले क्षेत्रों में ऐसे मकरान रेंज पाए जाते हैं। कौन से रेंज होते हैं? मकरान रेंज होते हैं। याद रखिएगा, कौन सा रेंज होता है भैया? मकरान रेंज होता है। इन्हीं मकरान श्रेणी होती है। क्या होती है? मकरान श्रेणी होती है। बता देते हैं क्या होता है भैया? मकरान श्रेणी होती है। तो सिंधु नदी ध्यान से देखो, मानसरोवर झील से निकलती है, उत्तर कैलाश पर्वत जानते हैं ना, कैलाश पर्वत से होते हुए जाती है। मानसरोवर झील के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर सिंधु नदी निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होते हुए पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और जम्मू कश्मीर के दमचौक के द्वारा, दमचौक स्थान दर्रा चांगला दर्रा के द्वारा यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में प्रवेश करती है और लद्दाख और जास्कर श्रेणियों को चीरते हुए यानी उनके मध्य में प्रवाहित होते हुए नंगा पर्वत से तीखा मोड़ लेते हुए। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर कि सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करने से पूर्व
किस पर्वत से तीखा मोड़ लेती है? तो नंदा पर्वत से क्या करती है? तीखा मोड़ लेती है, और तीखा मोड़ लेते हुए पाकिस्तान में कहने दर्रा बोलेंगे तो दर्गिस्तान दर्रे के द्वारा प्रवेश करती है, और मकरान श्रेणियों के मध्य, मकरान रेंजों के मध्य प्रवाहित होते हुए क्या करती है? आगे बढ़ती है। और यहाँ पर एक शहर होता है जिसका नाम होता है कराची, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? कराची। और ये हमारा कौन सा होता है? अरब सागर होता है। क्या होता है भैया? अरब सागर होता है। तो यह नदी मकरान रेंज की तरफ मतलब प्रवाहित होते हुए मैदानी क्षेत्र में आती है, और यह कराची के पूर्व क्या करते हुए? डेल्टा का निर्माण करते हुए कहां गिर जाती है? अरब सागर में जाकर गिर जाती है। क्या होती है? अरब सागर में गिर जाती है। यहां लिख सकते हैं सिंधु डेल्टा, सिंधु डेल्टा आप आराम से क्या कर सकते हो? लिख सकते हो सिंधु डेल्टा के बारे में। ठीक है, सिंधु नदी के बारे में हमने बहुत अच्छे से बताया आपको। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि यह पाकिस्तान में सिंधु नदी को बहुत महत्व है। जैसे हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा है। उसी तरीके से पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी सिंधु नदी है, वहां की यह राष्ट्रीय नदी है। और सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है, एक महत्वपूर्ण नदी भी है, और ये पाकिस्तान की महत्वपूर्ण भूमिका भी क्या करती है? निभाती है। जितना जिसकी हमारे यहाँ जम्मू सिंधु नदी की सबसे कम लंबाई अगर देखी जाए तो जम्मू कश्मीर में ही पाई जाती है, और यहाँ पे हमसे अपेक्षा पाकिस्तान में इस नदी की प्रवाह क्षेत्र क्या है? ज्यादा है। हमारे यहाँ इसकी क्या है? लंबाई कम है, यानी कम प्रवाह क्षेत्र है। यानी मकरान रेंज से होते हुए कराची के पूर्व क्या करती है? डेल्टा का निर्माण करते हुए अरब सागर में गिर जाती है। यहां से प्रश्न कैसे बनते हैं? या तो ये पूछ लेगा कि सिंधु नदी किस स्थान के द्वारा भारत में प्रवेश करती है, तो दमचौक हो जाएगा। ना हो तो यहां पर लिख लो ऐसे करके, प्रवेश द्वार करके लिख लो, प्रवेश द्वार हो गया। दर्गिस्तान दर्रा के इधर करके लिखना है तो लिख लो निकास, लिख लो। क्या लिख लो? निकास मतलब बाहर कैसे जाती। नंदा पर्वत के द्वारा पाकिस्तान में एंटर करती। लेकिन एक बात और पूछा जाता है, यहाँ पर लेह एक जिला है, लेह जिला, यह जो हमारी सिंधु नदी है एकमात्र लेह जिला से क्या होती है? प्रवाहित होती है। सिंधु नदी क्या होती है? एकमात्र हमारे लेह जिला से क्या होती है? प्रवाहित होती है, और लेह जिला से होते हुए लद्दाख श्रेणियों के जास्कर के मध्य बहती है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है पकड़ में कि अगर श्रेणी देखी जाएगी तब तो श्रेणी के आधार पर हम लद्दाख और जास्कर मार देंगे। लेकिन अगर यही पूछ दे कि सिंधु नदी किन दो हिमालयों के मध्य बहती है, लेकिन तो जब अगर हिमालय की हम बात करेंगे तो हम ये पोर्शन छोड़ के फिर पूरा हिमालय देखेंगे। तो अगर देखें तो हमने आपको इन क्षेत्रों में यहाँ पर देखो तो इधर ट्रांस हिमालय था, और फिर यहाँ बृहद हिमालय था। ये ऊपर वाला ट्रांस था, नीचे वाला हिमालय था। तो अगर हम हिमालय के आधार पर पूछेगा कि ट्रांस और बृहद हिमालय के मध्य, या ट्रांस हिमालय को बृहद हिमालय से कौन सी नदी अलग करती है, तो सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों थे। लेकिन अगर सिंधु नदी दे चाहे ब्रह्मपुत्र नदी दे, दोनों में से अगर कोई एक ऑप्शन मिला है तो उसको टिक करिएगा। ठीक है, श्रेणी पूछेगा तो लद्दाख और जास्कर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हमारी पूरी सिंधु नदी रही। अब इसके बाद सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां क्या होती हैं? जैसे इसकी उत्तर की ओर से देख लें, यानी इस तरफ से आकर देख लें, बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तभी हर चीजें आपके फेवर में होंगी और बेहतर तरीके से आप अपने काम भी कर पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो नदी यू मूव कर रही है, यू नदी क्या करेगी? ऐसे मूव कर रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दाएं हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बाएं हो जाएगा। तो इसमें कुछ दाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। किस में जानेंगे? दाईं ओर से आकर मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। तो दरअसल दाईं ओर से जानना होगा तो इस पर मैपिंग पर दिखाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आई विल ट्राई, मैं कोशिश करता हूं कि दिखा दूं आपको। एक मुख्य नदी आकर मिलती है और उस नदी का नाम होता है स्योक नदी। क्या होता है? स्योक नदी। हम दिखा भी सकते हैं, आपको लिख देते हैं यहाँ पर। कौन सी नदी होती है भैया? ये होती है स्योक नदी, जो दाईं ओर से आकर मिलती है। लेकिन स्योक के अलावा और कई सारी होती हैं। जैसे कहां लिखते हैं? यहां पर लिखते हैं कि बाईं ओर से, लिख देते हैं बाईं ओर से, बाईं ओर से। क्या आता है? बाईं ओर से अगर हम बात करें तो, अगर हम बाईं ओर से अगर बात करते हैं तो बाईं ओर से कौन कौन सी नदियां आती है? देखो, बाईं ओर से आती है स्योक। कौन सी आती है? स्योक नदी आती है। स्योक के बाद आती है काबुल, कुर्रम, गोमल,
गोमल है, ठीक है। स्यो, काबुल, कुर्रम, गोमल, तोची, ये सभी की सभी क्या है, इसकी मुख्य सहायक नदी है, जो कहां से आकर मिलती है, इसकी बाईं ओर से आकर मिलती है। कौन कौन सी बाईं ओर से आकर मिलती है, स्यो, काबुल, कुर्रम, गोमल, तोची, ये इसकी क्या है, तो मुख्य सहायक नदियां हैं, जो इसके दाईं ओर से आकर, सॉरी बाईं ओर से आकर क्या करती है, मिलती है। नहीं बाईं नहीं, दाईं ओर हो जाएगा ना, सॉरी दायां हो जाएगा, ऐसे जाएगा तो दायां हो जाएगा, दाईं ओर से आकर क्या करती है, मिलती है, ठीक है। कहां से आकर मिलती है, तो दाईं ओर से आकर ये सभी की सभी नदियां क्या करती हैं, मिल जाती है। समझ में आ गया, दाएं ओर से आकर मिलने वाली स्यो, काबुल, कुर्रम, गोमल, तोची, ये सभी की सभी सहायक नदी कहां से आकर मिलती है, दाईं ओर से आकर सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। लेकिन जितना दाईं ओर वाली आकर मिलने वाली सहायक नदी इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाईं ओर से आकर मिलने वाली मुख्य सहायक नदी। तो आइए उसके बारे में भी बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। आप लोग हमने पीर पंजाल श्रेणी पढ़ाया होगा, बताया था ना वंदे माले में, धौलाधर और पीर पंजाल धौलाधर श्रेणी। तो उसी पीर पंजाल श्रेणी से, इसको याद रखिएगा, इस पर बनाया नहीं जा सकता है, हर चीज तो याद रखिएगा। उसी पीर पंजाल श्रेणी के वेरी नाग झील, कहां से भैया, वेरी नाग झील से, वेरी नाग झील कहां से भैया, वेरी नाग झील से। उसी पीर पंजाल श्रेणी के वेरी नाग झील से यह नदी हमारी झेलम नदी निकलती है। कौन सी निकलती है, पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झील से झेलम नदी निकलती है, और झेलम नदी जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर से होते हुए यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर प्रवाहित होते हुए यह जाकर सिंधु नदी से पाकिस्तान में क्या करती है, मिल जाती है। बहुत ध्यान से समझना है एक चीजों को, बाकी तो आप लोगों को नोट्स में, हम लोग को नोट्स जो मैंने अपनी निकाली है इंडियन ज्योग्राफी की पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें इसकी बहुत व्याख्यात्मक तरीके से, जैसे मैंने नदी को यहां डिस्क्राइब किया है, उससे 19 ना 20 ना 21 ना 22, एकदम 1 इंच भी लेक्चर में जैसा मैंने बोला है डिट्टो वैसे ही मैंने उसमें लिखा भी है। तो वो पढ़ेंगे तो एकदम कंठस्थ हो जाएगा, वैसे यही कंठस्थ करा देंगे आपको। तो याद रखिएगा झेलम नदी कहां से निकलती है, तो झेलम नदी हमेशा याद रखिएगा कि पीर पंजाल श्रेणी के वेरीनाग झील से निकलती है, और यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर प्रवाहित होते हुए पाकिस्तान में जाकर किससे मिल जाती है, हमारे सिंधु नदी से मिल जाती है। तो ये हमारी पहली नदी कौन सी हो गई, सिंधु हो गई। ये कौन सी होगी भैया, ये हमारी झेलम हो गई। कौन सी हो गई, झेलम नदी हो गई। तो झेलम की विशेषता क्या होती है, झेलम की विशेषता पहली बात तो श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो श्रीनगर हमारे झेलम नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, श्रीनगर के किनारे स्थित है। झेलम नदी श्रीनगर के किनारे स्थित है, ठीक है। अब और क्या विशेषता है, तो झेलम नदी जो है वो भारत और पाकिस्तान, देखो सीमा पर बह रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच यह प्राकृतिक सीमा बनाती है, या कह ले तो झेलम नदी तो पाकिस्तान और भारत को क्या करती है, अलग करने का कार्य भी करती है, ठीक है। तो ये हो गया झेलम नदी। तो सिंधु झेलम, झेलम के बाद अगला आता है चिनाब नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, चिनाब नदी होती है, चिनाब नदी होती है। लेकिन चिनाब नदी का उद्गम डायरेक्ट नहीं होता है। चिनाब नदी दो नदियों की संगम के रूप को कहते हैं, चंद्र और भागा। चंद्र और भागा को मिलाकर ही चिनाब नदी का क्या होता है, निर्माण होता है। तो एक तरफ से निकलती है चंद्र और एक तरफ से निकलती है भागा, ठीक है। और ये जैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर में चंद्र और भागा मिलते हैं, इस नदी का नाम क्या हो जाता है, चिनाब। तो पूछा जाता है कि चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो चिनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और जब ये चंद्रभागा दोनों नदियां जम्मू कश्मीर में पहुंचकर मिल जाती हैं, तो इनको चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। और ये जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होते हुए यह आगे बढ़ती है और झेलम नदी में जाकर मिल जाती है, और झेलम नदी में मिलकर यह अपना जल ले जाकर झेलम नदी के सारे कहां मिला देती है, सिंधु में ले जाकर मिला देती है। तो पूछा जाए कि चिनाब नदी का उद्गम होता कहां से है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्गम होता है बाड़ा लाचा दर्रे से, बाड़ा लाचा दर्रे से होती है। कहां से होती है भैया, बाड़ा लाचा दर्रे से हमारी चिनाब नदी का उद्गम होता है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं क्या चीज, चिनाब लिख लेते हैं ताकि क्लियर रहेगा भैया।
चिनाब, ये हो गया कौन सा? चिनाब नदी हो गई। कौन सी होगी? चिनाब नदी हो गई। तो झेलम भी हो गया, चिनाब भी हो गया। उसके बाद आता रावी और ब्यास आते हैं। तो इसी हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा और स्थित है और उस दर्रे का नाम शायद सब लोग जानते होंगे। उस दर्रे का नाम होता है रोहतांग दर्रा। क्या होता है? रोहतांग दर्रा। अगर जगह हो तो लिख दे, जगह ही तो नहीं है कि लिखा जा सके, याद रख लेंगे। यहां पर लिख दे तो ऐसे रोहतांग लिख देते हैं, रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा भैया? रोहतांग दर्रा है, ठीक है। और इसी रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है और रावी नदी निकलकर ये रावी नदी निकलकर क्या करती है? ये भी प्रवाहित होती है, ठीक है। रावी नदी निकलती है और ये भी निकलकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होते हुए ये भी आगे बढ़ती है और अपना जल ले जाकर कहां मिला देती है? झेलम में मिलाती है और झेलम के द्वारा अपना जल ले जाकर सिंधु में ये भी क्या करती है? गिरा देती है, ठीक है। और इसी रोहतांग दर्रे से एक और नदी निकलती है और उस नदी का नाम होता है ब्यास नदी। क्या होता है? ब्यास नदी। ये हमारी चिनाब थी, तो ये हमारी कौन सी थी? ये हमारी रावी थी। कौन सी थी भैया? रावी थी। रावी के बाद ये कौन सी नदी है? ब्यास नदी। कौन सी है? ब्यास नदी। कौन सी भैया? ब्यास नदी। तो उसी रोहतांग दर्रे से ब्यास नदी निकलती है, लेकिन ब्यास नदी छोटी नदी है और आकर पंजाब में क्या होती है? हरिके बैराज। पंजाब में कहां पर? हरिके बैराज नामक स्थान पर रुक जाती है और इसी मानसरोवर झील से बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकलती है। आप लोग पढ़े भी होंगे बहुत पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक दर्रा भी है और शायद उस दर्रे का नाम बहुत लोग जानते होंगे, जिसका नाम होता है सिपकिला दर्रा। सिपकिला, सिपकिला दर्रा होता है, ठीक है। तो हमारी कौन सी नदी? हमारी सतलज नदी। ब्यास के बाद कौन सी आती है? सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। कहीं कहीं राकस ताल भी दिया गया होता है, मानसरोवर झील से निकलती है और यह नदी सिपकिला दर्रे के द्वारा हमारे हिमाचल प्रदेश राज्य में क्या करती है? प्रवेश करती है। क्या करती है? प्रवेश करती है। महत्वपूर्ण क्या है उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ट्रांस तो ऊपर आता है, बाकी देखे होंगे तो बृहद, मध्य और शिवालिक, इन तीनों का विस्तार कहां पाया गया था? हिमाचल प्रदेश में था। कहां पे था? हिमाचल प्रदेश में था। तो यह नदी कौन सी? सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलकर सिपकिला दर्रे के द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और यह तीनों नदियों को, किसको? तीनों हिमालय को, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों हिमालयों को काटकर यह पंजाब के मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और ब्यास के हरिके बैराज नामक स्थान पर जाकर ब्यास नदी से क्या करती है? ये मिल जाती है। ब्यास नदी इतनी छोटी है कि अपना जल स्वयं नहीं ले जा सकती, तो ब्यास नदी सतलज का सहारा लेती है और सतलज नदी ब्यास का जल ले जाकर झेलम नदी में क्या कर देता है? मिला देता है, ठीक है। झेलम, सतलज नदी झेलम क्या करता है? ले जाकर अपना जल मिला देता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी नदी कौन सी हो गई? सतलज नदी हो गई। क्या हो गई? सतलज नदी हो गई। समझ में आ गया? तो देखो कौन कौन सी नदियां रही? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों की नदियां एक स्थान होता है जम्मू के हमारे पाकिस्तान में। ये पांचों की पांचों नदियां जिस स्थान पर आकर मिलती हैं उसे पंचनद के नाम से जानते हैं। और मिलती कहां पर है? मिलती कहां पर है? तो मिठानकोट में मिलती है। क्या मिलती है भैया? मिठानकोट नामक स्थान पर ये पांचों नदियां एक साथ सिंधु में अपना जल सब लेकर सम्मिलित करती हैं, तो उस मिठानकोट पर मिलती है। तो उसी मिठानकोट पर नदियों को क्या होता है? पंचनद के नाम से जाना जाता है। जरा देखो कि झेलम ही एक ऐसी सहायक नदी है, अपने देख लेना आप स्कूल में निकालकर। झेलम ही एक ऐसी सहायक नदी है सिंधु की जो डायरेक्ट अपना जल क्या कर रही है? सिंधु में गिरा रही है। डायरेक्ट अपना जल सिंधु में गिरा रही है। लेकिन चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये डायरेक्ट सिंधु में नहीं जाकर मिल रहे हैं, बल्कि झेलम में जाकर मिलकर झेलम के सहारे अपना जल ले जाकर सिंधु नदी में क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। बात समझ क्या? सिंधु नदी में जाकर क्या कर रहे हैं? मिला रहे हैं। उसके बाद देखा जाए तो देखो इसमें से सतलज नदी, इन पंचनद नदियों में सतलज नदी एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम न भारतीय क्षेत्र में हो रहा है और न भारतीय क्षेत्र में ये जाकर मिल रही। पंचनद नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, इन चारों नदियों का उद्गम भारतीय क्षेत्र से हो रहा है, भले ही पाकिस्तान में जाकर मिल रही, लेकिन सतलज नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं हो रहा है। एक प्रश्न पूछ सकता है कि सिंधु की वो कौन सी वायु से मिलने वाली सहायक नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता है? तो वो हमारी सतलज नदी है,
ठीक है। और व्यास दोनों की सहायक हो जाती है, व्यास सिंधु की भी सहायक हो जाएगी, दरअसल सतलज के द्वारा अपना जल लेके जा रही है, तो सतलज की भी क्या हो जाएगी, यह सहायक नदी बन जाएगी। बात समझ आ गया। आपने सिंधु जल समझौता भी पढ़ा होगा 1960 में, जहां पर झेलम और चेनाब का 80% वो यूज करेगा तो 20% हम यूज करेंगे, सतलज और व्यास का 80% हम यूज करेंगे, तो पाकिस्तान इसका क्या करेगा, 20% यूज करेगा। समझ में आ गया। तो ये हमने यहाँ पर बहुत सारी चीजों के बारे में जाना, सिंधु के फॉर्मेटिंग को जाना, हम ब्रह्मपुत्र के फॉर्मेटिंग को जाने। तो एक प्रश्न और बनता है कि वह कौन सा स्थान है जो भारतीय क्षेत्र के बाहर है और जहां से 3 नदियां निकलती हैं और तीनों के तीनों विपरीत दिशा में प्रवाहित होती हैं, लेकिन भारतीय क्षेत्र में भी वो बहती हैं। तो देखो वो मानसरोवर झील है, एक पूर्व चली जाती है, एक पश्चिम की ओर होती है, ये भी पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। तो सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सतलज, इन तीनों नदियों का उद्गम कौन सा होता है, मानसरोवर झील होता है। समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरी की पूरी हिमालय नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये पूरी की पूरी नदियां आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है। इसी के साथ आइए हम आपको सुंदरवन डेल्टा भी बता देते हैं कि क्या है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कैसे हुआ। इस पर तो खैर दिखाना बड़ा पेचीदा हो जाएगा, एक हम छोटा सा फिगर आपको यही बनाकर दिखा देते हैं। देखिए हमने आपको उस दिन पढ़ाया था, ये बांग्लादेश, बांग्लादेश थी, बांग्लादेश का फिगर ही बता रहे हैं। हमने आपको गंगा नदी ले आया था, ये गंगा नदी हो गई, और ये कौन सी थी हमारी, जमुना नदी हो गई। तो गंगा नदी को हम क्या बोलते थे बांग्लादेश में, पद्मा बोलते थे। देख लो भाई कैसे समझ लो, क्या होता था, ये पद्मा हो गया था, ये इधर कौन सा था हमारा, तो ये जमुना हो गया था। ठीक है। अब ये बांग्लादेश में पद्मा और जमुना दोनों किस स्थान पर मिलते हैं, तो उस स्थान का नाम होता है गोलकुंडा। क्या होता है भैया, गोलकुंडा स्थान होता है। क्या होता है भैया, गोलकुंडा। तो बांग्लादेश के गोलकुंडा नामक स्थान पर पद्मा और जमुना मिलते हैं। लेकिन इन दोनों के मिलने के बाद कौन सी मुख्य धारा आगे बढ़ती है और उसको किस नाम से जाना जाता है, तो जो मुख्य धारा आगे बढ़ती है उसको हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। क्या करते हैं, पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। पद्मा नदी गोलकुंडा से आगे बढ़ती है तो एक स्थान इसे मिलता है और उस स्थान का नाम शायद होता है चांदपुर होता है। क्या होता है भैया, चांदपुर होता है। क्या होता है, चांदपुर होता है। और बांग्लादेश के पूर्व हिस्से से, यानी इन वाले क्षेत्रों से एक नदी निकल आकर मिलती है और उस नदी का नाम होता है बराक नदी, या फिर कह लें मेघना नदी। क्या बोल रहे, मेघना नदी। उसके पूर्व से, बांग्लादेश के पूर्व से एक बराक नदी या मेघना नदी, दोनों को अलग अलग नाम से आते हैं। ये नदियां आकर चांदपुर, रामलीला मैदान के चांदपुर वाले क्षेत्र में आकर पद्मा नदी से क्या होती है, मिल जाती है। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि गंगा और जमुना किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, तो बराक नदी कह लें या मेघना के नाम से ही वो बंगाल की खाड़ी में क्या करते हैं, गिर जाते हैं। तो इसके बाद जो अगली जो मुख्य धारा ये चांदपुर के बाद बढ़ती है, इसको पद्मा और जमुना, इसको मेघना नदी के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं, मेघना नदी के नाम से जानते हैं। और यह नदी मेघना नदी के नाम से ही यह डेल्टा का निर्माण करते हुए हमारे बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, गिर जाती है। ठीक है। और इस डेल्टा को हम क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं भैया, सुंदरवन डेल्टा के नाम से। क्या बोलते हैं, सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, सुंदरवन डेल्टा बोला जाता है। क्यों सुंदरवन डेल्टा बोला जाता है, क्योंकि इस डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी नामक वृक्षों की प्रधानता पाई जाती है, इसीलिए इसको सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। हमारे सुंदरवन डेल्टा का सर्वाधिक हिस्सा बांग्लादेश में आता है और कुछ ही हिस्सा हमारे पश्चिम बंगाल के अधिकार में आता है। जितने भी टाइगर हैं, वहां के रॉर मूवी भी आई थी, जितने भी, इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है। जितने भी टाइगर, अधिकांश टाइगर आते हैं वो हमारे बांग्लादेश के हिस्से में आते हैं और कुछ ही हिस्से में पश्चिम बंगाल के हिस्से में आते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सुंदरवन डेल्टा का निर्माण गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के डेल्टा से ही हुआ है। लेकिन गंगा, पद्मा और जमुना बंगाल की खाड़ी में किस नाम से गिरते हैं, तो मेघना के नदी के नाम से गिरते हैं ये दोनों। ठीक है। सर्वाधिक हिस्सा सुंदरवन डेल्टा का बांग्लादेश के अंतर्गत आता है और कुछ हिस्सा हमारा पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता है। सुंदरवन डेल्टा कई रहस्यमय चीजों के लिए फेमस है। यहाँ पर बहुत सारी जीव जंतुओं की प्रजातियां देखने को मिलती हैं। यहाँ पर टाइगरों की संख्या ज्यादा है
और यहाँ यह एक आकर्षण का केंद्र भी है, जहां से विश्व के लोग भी इस सुंदरवन डेल्टा में नए नए जीव जंतुओं की खोज करने या उस पर रिसर्च करने के मकसद से आते हैं। इसी सुंदरवन डेल्टा में एक विधवा गांव है, ठीक है। विधवा गांव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहां पे जो भी औरतें हैं उनके पति जो है वो टाइगरों के शिकार हो चुके हैं, तो इसलिए क्या कहा जाता है, उनको विधवा गांव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो इसलिए सुंदरवन डेल्टा क्या है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। समझ आए? तो ये हमें बिल्कुल उम्मीद होगी कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु आज तक कहीं भी आप लोग किसी भी जगह भी पढ़े होंगे, पर मुझे लगता है कि जैसे मैंने आज आपको बताया है बिल्कुल क्लियर और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। सो अगली बार फिर हम अभी आएंगे आप लोगों के साथ, फिर हम आएंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में। तो अभी आते हैं आगे, हम प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।